जयंत पाटिल जो पार्टी के लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता थे उनको हटाने की मांग की है और आखिरकार ये पूरी लड़ाई एक बार फिर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर उनके दफ्तर जाकर पहुंची है। एक और लड़ाई उनके यहां चल रही है, लेकिन आखिरकार महाराष्ट्र के हर सत्ता संघर्ष की लड़ाई का फैसला आखिरकार स्पीकर के चेंबर में होने जा रहा है। तो ऐसे में हमने सोचा कि हम स्पीकर से समझे कि आखिरकार इस लड़ाई में कौन कहां पर खड़ा है और कब इसके फैसले की हम उम्मीद कर सकते हैं। हमारे साथ में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर इस वक्त है। नार्वेकर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस सत्ता संघर्ष के बीच में हमसे बात करना तय किया, लेकिन बहुत सारी बातें हो रही है आज की स्थिति में। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगा एनसीपी की तरफ से, क्योंकि दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन आपके पास आए हुए हैं। ये सीक्वेंस किस तरीके से था? क्योंकि अजित पवार ने बताया कि शुक्रवार को उन्होंने इस्तीफा दिया था आपके पास में नेता विपक्ष के तौर पर, और उसी वक्त आपके पास में विधायकों की हस्ताक्षर का एक खत आपको दिया गया था, जिसमें यह रिप्रेजेंटेशन दिया गया था कि जयंत पाटिल को हटाकर अजित पवार उनकी जगह पे एनसीपी के लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता रहेंगे। दूसरी तरफ दूसरे धड़े की तरफ से भी आपके पास खत आया हुआ है कि उन्होंने व्हिप हटाया हुआ है। किस तरीके से यह कम्युनिकेशन आपके पास है? आज की स्थिति में क्या स्थिति है उसकी? देखिए, जहां तक आज की राजकीय परिस्थिति है, उस विधिमंडल में जो विधिमंडल गठ है, उस गठ में से किसी भी गुट ने मेरे पास ऐसा निवेदन नहीं दिया है कि पार्टी में किसी प्रकार की फूट पड़ी है। और इसीलिए आज मेरे सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लेजिस्लेटिव पार्टी जो है, वो अभी तक एक गुट के तरीके से मैं उसको देख रहा हूं, और केवल लीडरशिप के बारे में डिफरेंस है, ऐसा चित्र मेरे सामने आज रखा गया है। तो यदि पॉलिटिकल पार्टी के लीडरशिप के बारे में विवाद है, तो हमें निर्णय लेते समय हम किस रिप्रेजेंटेटिव को अधिकृत पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, वो हमें तय करना है। और वो तय करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे आ सकेंगे कि उस पॉलिटिकल पार्टी का एक्सपेक्टेशन क्या है, डिजायर क्या है, कौन व्हिप बनना चाहिए, कौन गठ नेता बनना चाहिए, और उसे रिकग्निशन दिया जाएगा। आपके पास कितने रिप्रेजेंटेशन आए हुए हैं अलग अलग तरीके? नहीं, मुझे तो प्राप्त हुआ है रिप्रेजेंटेशन काफी रिप्रेजेंटेशन पिछले 2 दिनों में आए हुए हैं, और इसीलिए इन सब रिप्रेजेंटेशन का आकलन हमारे विधान मंडल के सचिवालय में हो रहा है। और इनकी पूरी बट व्हाट सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशंस यू हैव? किस तरीके के रिप्रेजेंटेशन से आपके? रिप्रेजेंटेशन है, कोई एक दो डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन आई हुई है जयंत पाटिल की तरफ से। डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन अभी तक मेरे पास नहीं आई है, क्योंकि उसका प्रोसेस रहता है कि वो विधिमंडल सचिवालय में जाती है, उसके ऊपर नोटिंग होती है और फिर अध्यक्ष जी के पास उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो मुझे ऐसे मेरे पास रात को 1:30 बजे एक पिटिशन पहुंचाई गई थी, और उसके अलावा भी काफी रिप्रेजेंटेशंस सेक्रेटेरिएट में आए हुए हैं, और इसीलिए अभी देखना पड़ेगा हर रिप्रेजेंटेशन में क्या मांग है। मोटे तौर पर देखा जाए तो एक तो जितेंद्र अवार्ड और इनको पार्टी के तरफ से लीडर ऑफ ऑपोजिशन नियुक्त करने जाने की मांग है, लेकिन आप सब जानते हो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपॉइंट करने का और रिकग्नाइज करने का अधिकार ये विधानसभा अध्यक्ष का है। और ये अधिकार जब हम इसका उपयोग करते हैं, तब विधानसभा के नियम है, उसमें कुछ प्राविधान है, संवैधानिक प्राविधान है, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी देखना है। और आप जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि सर्वप्रथम हमें ये देखना पड़ेगा, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक लेजिस्लेटिव पार्टी के रूप में मेरे सामने है, तो या तो मुझे उस पार्टी को ऑपोजिशन में कंसिडर करना पड़ेगा, या फिर ट्रेजरी बेंच यानी रूलिंग पार्टी में कंसिडर करना पड़ेगा। एक ही पार्टी को मैं दो डिवाइडेड नहीं कर सकता कि एक गुट विपक्ष में है और एक ग्रुप सत्तारूढ़ पक्ष में है। तो इसीलिए सर्वप्रथम मुझे ये तय करना पड़ेगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ऑपोजिशन में कंसिडर किया जाए, या फिर ट्रेजरी बेंच यानी सत्तारूढ़ पार्टी में कंसिडर किया जाए। वो कंसिडर करने के बाद हम ये भी देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी जो है, उस पॉलिटिकल पार्टी का
रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, उस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर कौन है, और उस लीडर ने उस पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फॉलो करके उसे हमारे पास जो निवेदन दिया होगा, जिसे विप बनाना है, जिसे गट नेता के रूप में मान्यता देनी है, उस डिजायर के अनुसार हम आगे का कदम उठाएंगे। सर, आपने कहा कि आपके पास तो पार्टी के स्प्लिट का कोई कारण आया नहीं है। आज की तारीख में आपके पास दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन आए हुए हैं। एक रिप्रेजेंटेशन आया कि जिसमें अजीत पवार को हटाया गया और उनकी जगह पे जितेंद्र आव्हाड को नियुक्त किया जाए लीडर ऑफ अपोजिशन, ये आपके पास आया और उनके साथ में उन्होंने विप को भी वहां से हटा दिया है। अब वो पार्टी के अध्यक्ष जयंत पाटिल और शरद पवार की तरफ से आपके पास आया हुआ है। क्या ये काफी नहीं है आपके लिए कि अजीत पवार गुट का जो अनिल भाईदास पाटिल जो अब मंत्री बने, उन्हें हटाकर जो नए विप बनाए गए उनको मानना? नहीं साहिल, मैं आपको जो टेक्निकल इश्यूज है वो निश्चित रूप से समझा सकता हूं, क्योंकि एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते, वकील होने के नाते और विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते आपके जरिए आम पब्लिक तक, आम लोगों तक इस पूरे प्रोसेस को समझाना ये जरूरी मैं समझता हूं। लेकिन मेरिट्स ऑफ द मैटर पे आज मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आफ्टर ऑल एक प्रोसेस है जिसे हमें फॉलो करना है और मेरिट्स के ऊपर हम निर्णय लेने के बाद आपको निश्चित रूप से बताएंगे। बट इट इज नॉट इनफ कि पार्टी के प्रेसिडेंट ने आपको चिट्ठी लिखी और कहा है कि मैं हमारी पार्टी का, विधान भवन का, विधायक दल का, लेजिस्लेटिव पार्टी का विप बदल रहा हूं। ये काफी नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये कहा गया था कि पार्टी की तरफ से आपके पास रिप्रेजेंटेशन आता है तो मानना पड़ेगा। लेकिन पहले ये तय करना पड़ेगा कि पार्टी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले ये तय करना पड़ेगा कि उस पार्टी का लीडर कौन है। वो तो डिस्क्वालिफिकेशन के समय पर तय होगा ना? नहीं, केवल डिस्क्वालिफिकेशन के समय पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट की अगर आपने जजमेंट पढ़ी हो तो उसमें क्लियरली कहा गया है कि विप अपॉइंट होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के डिजायर के अनुसार। करेक्ट। और इसीलिए वो पॉलिटिकल पार्टी कौन रिप्रेजेंट करता है, जब मेरे सामने ये विवाद है, जब दो व्यक्ति उस पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप क्लेम कर रहे हो, तब सर्वप्रथम मुझे ये तय करना पड़ेगा कि उस पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप कौन है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके अनुसार मुझे विप को रिकग्निशन देना पड़ेगा। सर, आपके पास ऑलरेडी एक पिटीशन पड़ा हुआ है। जैसे कोर्ट की हालत है वैसे आपके चेंबर की हालत हो गई कि बहुत सारे पिटीशन आपके पास आके पड़े हुए हैं। मैं पहले वाले पिटीशन के पास आना चाहता हूं, लेकिन इस वाले मामले में आपके पास समय की कमी है, क्योंकि अभी जुलाई में महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सेशन शुरू हो जाएगा। उसमें आपने जैसे कहा कि एनसीपी के कुछ लोग सत्ता में आपको दिखाई देंगे, एनसीपी के कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो विपक्ष में हैं, क्योंकि एनसीपी की तरफ से एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं और उसी पार्टी का कहना है कि जितेंद्र आव्हाड हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। तो कम से कम यह फैसला तो आपको जल्दी करना पड़ेगा कि पार्टी सत्ता में है या पार्टी विपक्ष में है। वो किस तरीके से हो सकता है? मैंने आपको प्रोसेस समझाया है। उसके लिए हमें पहले ये तय करना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, और पॉलिटिकल पार्टी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है ये तय होने के बाद उस पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप जो डिसीजन लेगी, और वो भी डिसीजन पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही होना अपेक्षित है, उस डिसीजन के अनुसार हम उचित निर्णय ले लेंगे। तो ये सेशन शुरू होने के पहले ये फैसला हो जाएगा आपके तरफ से? देखिए, अभी ये तो कहना मुश्किल है, अभी तो सब फैक्ट्स आने बाकी है। जैसे रिप्रेजेंटेशन आए उनके मेरिट्स देखकर हम निर्णय लेंगे। प्रैक्टिकली तो यही दिखेगा ना कि एक धड़ा जाके 9 लोगों ने जो शपथ ली है वो तो सरकार के साथ बैठेंगे, ट्रेजरी बेंच पर बैठेंगे। जो लोग आपके पास रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि हमारा नेता विपक्ष बनाइए, वो तो विपक्ष के इस पर बैठेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट से लेकर हर चीज का दिक्कत होने वाली है। आप किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे? नहीं, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर चीज के लिए एक प्रोसेस लेट डाउन है। यदि हम काम नियमों के अनुसार करेंगे, विधानसभा के नियमों का पालन करेंगे, संवैधानिक प्रावधानों का पालन करेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब फैसले उचित समय पर, उचित प्रावधानों के अनुसार हम इसका निर्णय लेंगे। सर, लेकिन ये सेशन तो विदाउट नेता विपक्ष हो जाएगा ना फिर, क्योंकि अभी कांग्रेस की मीटिंग हो रही है। अभी तक स्प्लिट किसी तरीके से दिख नहीं रही है, क्योंकि आपने कहा कि आपके पास उस तरीके का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो असली में विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कौन है? किस तरीके से उसका चयन होगा? मैं अभी देखिए, विपक्ष में तो केवल एक दल नहीं है। विपक्ष में आज मेरे अनुसार 3 दल है, 3 से भी अधिक दल है। तो उन सब दलों की संख्या का विचार करना पड़ेगा। उसके बाद जो इतर प्रावधान है उन सब का पालन करना पड़ेगा, और उसके बाद हम जिसे भी रिकग्निशन देना है लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में, उसे रिकग्निशन देंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं सभी को आश्वासित करना चाहता हूं, जो निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय निश्चित रूप से सभी
नियमों का, सभी प्रावधानों का पालन करके ही लिया जाएगा। तो जल्द से जल्द इसका फैसला हो जाएगा। आपने क्या नोटिस इशू किए दोनों गुटों के कि आप अपना पॉलिटिकल पार्टी आप है, तो जैसे आपका संविधान बताइए क्या है वगैरह, उस तरीके का कोई कार्रवाई शुरू हो चुकी है? देखिए, प्रोसेस तो लेट डाउन है और प्रोसेस के हिसाब से अभी कल मेरे पास रिप्रेजेंटेशन आए हैं। वो पहले तो हमारे दफ्तर जाएंगे, लेजिस्लेटिव सेक्रेटरीट में उसकी नोटिंग होगी, फिर हमारे पास आएंगे, फिर हम उसके ऊपर विचार करके उचित निर्णय लेंगे। सर, ऐसा लग रहा है कि आपको कोई जल्दी नहीं है ये सब फैसला लेने की। मुझे जल्दबाजी करनी नहीं है, लेकिन मुझे निर्णय देने में कोई देरी तो करनी नहीं है निश्चित रूप से, लेकिन जल्दबाजी करके मिसकैरेज ऑफ जस्टिस भी नहीं करनी। ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन कई बातें हो रही है कि अभी अगस्त महीने में एक और उलटफेर होगा, और वो बातें इसलिए हो रही है क्योंकि 3 महीने पूरे हो रहे हैं जो आपके पास सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, कि जिसके आधार पर आपको यह भी तय करना है कि पिछले साल में इसी महीने में जो व्हिप जारी किया गया था, वो व्हिप किसका था? वो शिवसेना एकनाथ शिंदे का व्हिप मानना चाहिए या वो उद्धव ठाकरे का व्हिप मानना चाहिए? उसका फैसला अभी तक हुआ नहीं और माना जा रहा है कि 3 महीने के भीतर आपको फैसला देना पड़ता है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या अगस्त महीने में आपका उसके बारे में फैसला आ जाएगा? नहीं, उसके बारे में आपको मालूम है कि हमें कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा गया है कि जल्द से जल्द रीजनेबल टाइम में हम इसका निर्णय ले। आपको मैं आश्वासित करना चाहता हूं, किसी भी प्रकार का समय हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं और पूरी हमारी ये कोशिश रही है कि जल्द से जल्द इस विषय का निर्णय दे। और आपको फिर एक बार मैं आश्वासित करना चाहता हूं, हमारे तरफ से किसी भी प्रकार का इसमें विलंब नहीं होगा और जल्द से जल्द सभी संवैधानिक और नियमों का पालन करके हम इस बारे का फैसला दे देंगे। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि रीजनेबल समय पे आपको डिसीजन लेना है। दूसरा, कोर्ट ने कहा है कि पहले आप डिसाइड करिए कि जून में जब ये एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी किसके पास थी? तब तक तो इलेक्शन कमीशन का भी फैसला नहीं आया था। क्या उसके बारे में कहां तक बात पहुंची है? कहां तक आप आगे जा पाए हैं? कहां तक आपके पास रिप्रेजेंटेशन आया? आपने कहा था कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी मंगवाई है शिवसेना की, क्या आपको वो मिली है? कुछ हियरिंग इसके बारे में शुरू हुआ है? कितनी कुछ समय सीमा है उसको लेकर? नहीं, देखिए, रीजनेबल टाइम तो सब्जेक्टिव है क्योंकि हर केस के ऊपर उसका इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस और फैक्ट्स टू फैक्ट्स पे डिपेंड होता है। अभी इसमें आप जैसे जानते हो कि शिवसेना के मामले में पॉलिटिकल पार्टी कौन है, इस बात को लेकर पहले शुरुआत करनी है। पॉलिटिकल पार्टी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंटेशन पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है क्या, इन सब चीजों को देखकर ही हमें फैसला लेना है। तो मैं समझता हूँ ये सब जो प्रोसेस लेट डाउन है उसको हम पूरी तरीके से फॉलो करेंगे, ना ही हम इसमें कोई देरी करेंगे, ना ही जल्दबाजी करेंगे। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के भीतर आपको फैसला देना है। कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है। मेरे पास ऐसा कोई जजमेंट नहीं आया है इस विषय का, इस मैटर का, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने में डिसीजन लेने का आदेश दिया है। पहली बात तो आपको मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रीजनेबिलिटी कही है, रीजनेबिलिटी का मतलब होता है कि कम से कम जितना जरूरी वक्त है उतने जरूरी वक्त में आप निर्णय दें। अभी प्रोसेस फॉलो करने के लिए जितना वक्त लगता है वही रीजनेबल हुआ और आज प्रोसेस चालू है। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा इसके ऊपर हम निर्णय देंगे। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि पिछली बार आपको याद होगा कि एक केस में स्पीकर ने डिसीजन नहीं लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको समय सीमा उसके बाद बताई कि आप 3 महीने के भीतर आप इसका फैसला ले लो करके। अगर आप और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए कि अगर आपका उस समय सीमा में फैसला नहीं होता है तो क्या ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आपको इस केस में भी दिख रहे हैं? शिवसेना वाले केस में भी आपको दिखाई दे रहे हैं जब से आपके पास ये मामला आया हो? जैसे मैंने आपको कहा कि समय सीमा तो कोई लेट डाउन नहीं है, लेकिन ये अपेक्षित है कि कम से कम समय में और कोई भी नियमों का उल्लंघन न करते हुए निर्णय लेना अपेक्षित है। उसी को रीजनेबिलिटी कहते हैं। आफ्टर ऑल व्हेन अ डिसीजन इज टेकन इट हैज टू बी अ रीजन डिसीजन, उसमें वो जस्टिफाइड होना चाहिए और जो निर्णय हम लेंगे वो निर्णय सभी प्रावधानों का पालन करके और वो निर्णय
जस्टिफाएबल होना चाहिए। ये सब चीज करने के लिए जितना समय लगता है उतना समय लगेगा। सर 2020 का कोर्ट का एक वर्डिक्ट है और उन्होंने उसमें इस चीज का एड्रेस किया हुआ है और उन्होंने कहा है कि द स्पीकर रिफ्रेन फ्रॉम डिसाइडिंग पिटिशन विद इन अ रीजनेबल टाइम इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन एरर दैट अट्रैक्ट्स द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट फॉर अ जुडिशियल रिव्यू। मतलब अगर आप समय पे फैसला शायद नहीं लेंगे, और शिवसेना पहले ही कह चुकी है कि अगर 3 महीने के भीतर फैसला नहीं आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दोबारा खटखटाएंगे, दोबारा अदालत के पास जाएंगे और कहेंगे कि स्पीकर जल्द से जल्द इसका फैसला ले। क्या इसके बारे में आपने कुछ सोचा है? क्या हम उम्मीद करें कि अगस्त तक इसका फैसला आ जाएगा? नहीं, जैसे मैंने आपको कहा है कि मैं ये फैसला, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रीजनेबल टाइम में आपको लेना है, तो निश्चित रूप से मेरे हिसाब से रीजनेबल टाइम है सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करके आप जस्टिफाइड निर्णय लेने के लिए जितना समय लगता है वो समय रीजनेबल है। और मैंने जैसे इससे पहले भी आपको कहा है कि ये निर्णय हम निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की का विलंब नहीं लगाते हुए, कोई जल्दबाजी भी नहीं करते हुए, जिससे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस भी ना हो और अनड्यू डिले भी ना हो, इस प्रकार से हम ये निर्णय लेंगे। सर, चूंकि ये पहला इस तरीके का केस है, इसके लिए आपकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है और लोगों को ये समझना बड़ा जरूरी है कि स्पीकर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, विच इज द पॉलिटिकल पार्टी। शिवसेना, असली शिवसेना किसकी या असली एनसीपी पॉलिटिकल पार्टी कौन है, ये कैसे तय करेगा? उसके लिए क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा? व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर? प्रोसीजर तो आपको मैंने अभी बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है उसमें बताया गया है कि जब स्पीकर विप को रिकग्निशन देते हैं तो विप हैज टू बी अपॉइंटेड इन अकॉर्डेंस विद द डिजायर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। वो हो गया एक बात, लेकिन आपको पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करनी है। तो पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में काफी क्राइटेरियाज बताए गए हैं, तो उन सब क्राइटेरियाज का हम पालन करेंगे। उन्होंने जैसे किस तरीके से बताया? जैसे उन्होंने कहा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी देखिए, और जो फैक्ट्स होंगे आपके सामने उनको देखिए। तो काफी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इसमें होने की जरूरत है और सभी एस्पेक्ट्स को कंसिडर करके एक उचित निर्णय लिया जाएगा। क्या ये सब्जेक्टिव एनालिसिस होगा स्पीकर का? जो स्पीकर है वो उनके एनालिसिस के तौर पर ही होगा? क्या आपको जरूरत पड़े तो आप जमीन पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कि असली पार्टी किसके पास है? क्या आप रिप्रेजेंटेशन मंगवा सकते हैं? आप लोगों का सुनवाई रख सकते हैं उसको लेकर कि पॉलिटिकल पार्टी में कौन क्या है? क्या ये भी अभी देखिए, यदि हमें छानबीन कर उचित निर्णय लेना है तो छानबीन करने के लिए जो प्रोसेस और प्रोसीजर हम अपनाना चाहते हैं वो हमें अपनाने पड़ेंगे। उसमें अगर हमें रिप्रेजेंटेशन मांगने हैं, रिटन सबमिशन मांगने हैं या फिर पर्सनल हियरिंग देनी है, जो जरूरी रहेगा वो हम करेंगे। क्या शिवसेना के मामले में ये सब हुआ है आज की तारीख में? प्रोसेस चालू है। ठीक है सर, मुझे लगता है कि आप इससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन अगस्त महीने तक कोई फैसला आने का कोई इस तरीके की कोई जरूरी नहीं है कि अगस्त महीने तक आप फैसले को रेडी करें शिवसेना के मामले में। मैंने जैसे आपको अभी बताया है कि मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके इस विषय का निर्णय दूं, लेकिन ये मेरी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि मैं जो निर्णय दूं वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हो, रीजनड हो, जस्टिफाइड हो। तो ये सब मेरी जो जिम्मेदारी है उसे निभाने के लिए मैं किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करके मिसकैरेज ऑफ जस्टिस भी नहीं होने दूंगा। एंड देयर इज नो टाइम लिमिट कि 2 महीने में, 3 महीने में या 4 महीने में, इस तरीके की कोई बात आप पर नहीं है, बाइंडिंग नहीं है आपके ऊपर। देखिए, मैंने आपको कहा रीजनेबल टाइम में हमें निर्णय लेना है, रीजनेबल टाइम में लेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। और क्योंकि आप पर सचमुच में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपका जो जजमेंट आएगा इस पूरे मामले को लेकर वो हो सकता है कि पूरे देश में फॉलो हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के फैसले के बाद सबसे पहला जजमेंट आपका ही इस तरीके के मामलों में आने वाला है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जजमेंट का हमको भी इंतजार रहेगा। धन्यवाद सर। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.